हम आज जो है नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जो है सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा वॉइड स्पेस एंड होल। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? वॉइड स्पेस एंड होल। अब ये वॉइड स्पेस एंड होल क्या होता है? होल का मतलब तो तुम्हें पता होगा ना बेटा, होल का मतलब होता है छेद, है ना। तो जो छेद यानी कि जो खाली स्थान जो होगा तो उसी को हम बोलेंगे वॉइड या फिर होल, है ना। तो वॉइड का मतलब ही क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। क्या होता है बेटा? एम्प्टी। ठीक, अब हम समझते हैं ये एम्प्टी स्पेस होगा कहां पर? ये खाली जगह होगी कहां पर? किसी भी सॉलिड में उसके एटम के बीच में जो खाली खाली जगह बच जाती है उसी को कहते हैं बेटा वॉइड स्पेस और होल। तो हम इसकी डेफिनेशंस किस तरह से लिख देंगे? द एम्प्टी स्पेस, हम क्या लिखेंगे? द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के एटम के बीच में जो खाली स्थान बच जाता है उसी खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? छेद कहते हैं, होल कहते हैं, यानी कि वॉइड स्पेस कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब हम इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वॉइड टाइप कितने के होते हैं, है ना। तो वॉइड टाइप ऑफ वॉइड, अगर हम इसके टाइप की बात करें बेटा तो इसके जो है मेनली हमारे पास दो टाइप होते हैं ना, यानी कि टाइप की बात कर रहे हैं, यहां पर टाइप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है बेटा वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ध्यान से सुनना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। हमने पढ़ा सबसे पहला हमारे पास टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब जहां पर भी टेट्रा वर्ड आए बेटा इसका मतलब होता है 4, ठीक। ऑक्टा आए तो इसका मतलब होगा 6, यानी कि हम बात कर रहे हैं टेट्रा मतलब 4 और हेड्रल हम बोल सकते हैं एटम। जहां पर 4 एटम की वजह से स्पेस बना हो, खाली जगह बना हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे समझिएगा तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ऐसी खाली जगह जो 4 एटम की वजह से बनी हो, है ना, यानी कि हम बोलेंगे, या फिर जो है जो 4 एटम से जो है घिर के बनी हो जो खाली जगह उसी को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। हम बोलेंगे द स्पेस फॉर्म्ड या फिर द एम्प्टी स्पेस फॉर्म्ड बाय 4 एटम, जो 4 एटम से मिलकर बनी हो उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। किस तरह से समझिएगा बेटा कि हमारे पास जैसे मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम क्या है? ये है। तो इसके ऊपर अगर हम इस तरह से कुछ एटम एक और रख दें ये, तो इसके बीच में जो ये खाली जगह बची होगी इसी खाली जगह को क्या बोलेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये 4 एटम की वजह से बनी है। ये तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। इसका सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसका सिंपल स्ट्रक्चर किस तरह से बेटा कि एक एटम है, एक एटम है, एक एटम है बीच में, तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं ना, बहुत आसान इस तरह से। तो यहां पर एटम, यहां पर एटम, यहां पर एटम और एक बीच में भी एटम है बेटा, ये वाला, है ना। तो इस तरह से जो है इसका हमने जो है बहुत सिंपल स्ट्रक्चर भी बना दिया। तो ये हो गया इसका सिंपल स्ट्रक्चर। तो इसी स्पेस को, इसी जगह को कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। तो ऐसा ही मैं जो अगर यहां पर ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, यहां पर क्या है? 6, यानी कि 6 एटम की वजह से जो खाली जगह बनी होगी उसी को कहेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे यहां पर समझिएगा कि हमें 6 एटम जो है बनाने, हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द स्पेस फॉर्म्ड बाय 6 एटम, ठीक है ना। जो 6 एटम से बनी हो उसी को क्या कहेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम समझ लेते हैं, इस तरह से जो है हम समझ रहे हैं कि भाई एक एटम ये है, मान लीजिए एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है एक ये है, एक ये है और ये है, ठीक। तो यहां बीच में जो खाली जगह बचेगी बेटा, इस खाली जगह को हम क्या कहेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक। इसको जो है और भी इजी बनाने के लिए हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहां पर ये है हमारे पास, इसको जो है थोड़ा इजी बना दिया कि एक एटम ये वाला है यहां पर ऊपर, दूसरा ये वाला है यहां पर और ये वाला है यहां पर, ठीक है। ये रेड वाला तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। फिर ब्लू वाला जो है ऐसे में आ रखा है, तो ब्लू वाले को हम इस तरह से बना देते हैं। मान लीजिए ये, तो इस तरह से
तो यहाँ पर हमने एटम बनाया, यहाँ पर ये वाला एटम बन गया, यहाँ पर ये वाला एटम बन गया, तो ये हमारे पास बन गया हमारे पास। अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से जोड़ दें, 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 तो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड, मतलब यहाँ पर 6 एटम से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और यहां पर जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना, उसको जरूर देखना बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अपने आप में रखता है। ठीक है, जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर नहीं देखा, वो जरूर उस लेक्चर को देखना बेटा, तभी ये आगे भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उस लेक्चर का, उस वीडियो का जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जरूर देखना बेटा उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं बेटा कि यहां पर जो नंबर ऑफ वाइड्स होते हैं, हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, है ना, टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स होता है वो इक्वल होता, डबल होता है, हम बोलेंगे क्या होता है, डबल होता है, किसके, डबल, यानी कि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम के वो क्या होता है, दुगने होता है। ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करें इस की, तो यहां पर जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, वो इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम के। किसी भी यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, और किसी भी यूनिट सेल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उसका जो है डबल हो जाएगा, क्या, टेट्राहेड्रल वाइड। यानी कि हम यहां पर सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि जो है टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ठीक, और यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। ठीक है बेटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा गहराई से इस बात को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं, SC की बात करता हूं, तो वहां पर नंबर ऑफ एटम कितना होगा, वहां पर नंबर ऑफ एटम होता है बेटा, हम यहां पर नंबर ऑफ एटम की बात अगर करें तो नंबर ऑफ एटम 1 होगा, और वाइड कितने होते हैं, अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे बेटा, दुगने हो जाएगा, 2। ऐसे अगर BCC की बात करें तो BCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है बेटा, 2 होते हैं, तो यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल वाइड 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम FCC की बात करें तो FCC में जो है नंबर ऑफ एटम होता है 4, तो उसका दुगना क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड 8 हो जाएगा। ठीक, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में एटम कितना होता है, 1, तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल वाइड 1 ही होगा। हम बात करें BCC में नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 2, तो यहां पर भी ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 2 होगा। और हम बात कर रहे हैं FCC में नंबर ऑफ एटम होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4 होगा। इसका मतलब है कि जितना एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, और जितना एटम होगा उसके डबल जो है टेट्राहेड्रल वाइड होगा। वो इस तरह से भी तुम्हें पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी यूनिट सेल में जो है 6 एटम है, ठीक है, तो उस 6 एटम, कोई यूनिट सेल में 6 एटम है, तो बताइए उसमें टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा। इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चंस भी आ रखा है बेटा JEE मेंस में कि भाई मान लीजिए हमारे पास जो है स्टार क्वेश्चंस है यहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई यूनिट सेल है, वहां पर जो है उसने नंबर ऑफ एटम दे रखा है, मान लीजिए उसने बोला कि 6 नंबर ऑफ एटम है, तो बताइए इसमें टेट्राहेड्रल वाइड, इस यूनिट सेल में जो है टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे। तो बच्चों को बहुत इजीली जो है समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा बेटा, कि उस एटम के डबल यानी कि 12, और ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होगा, उस एटम के इक्वल यानी कि 6। तो इस तरह से वहां पर जो है ऑप्शन आएगा और इसीलिए जो है आंसर वहां पर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहां पर जो है कैटायनिक रेडियस एंड अनायनिक रेडियस, है ना।
यानी कि रेडियस ऑफ कैटायंस और रेडियस ऑफ एनाइंस की अगर बात करें, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायंस एंड रेडियस ऑफ एनाइंस, इसको हम ये भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम जो है ये क्या होता है बेटा, इसका जो रेशियो होता है वो आता है हमारे पास 0.225, ये यहाँ पर आता है। जबकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनाइन यानी कि रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम जो है हम यहाँ पर इस तरह से इसका जो रेशियो आता है निकल के ये होता है बेटा 0.414। तो इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट इसके हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अपने आप में रखता है बेटा। आ गया समझ में? ठीक है, छापिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन नियर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ एटम, कि किसी भी एटम की जो है दो एटम के बीच की जो नियर डिस्टेंस मतलब सबसे नजदीक वाली डिस्टेंस उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे नजदीक की दूरी और उसके त्रिज्या के बारे में यानी कि उस एटम के रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपस में इनके बीच में रिलेशंस है ना, किस तरह से एक दूसरे के फॉर्मूले से ये मैच करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, एससी सिंपल क्यूबिक यूनिट। ये सारा अच्छे से जो है मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया था बेटा, उसको वहां से देख लेना, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम बना के देखें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरह से बनेगी बेटा, जल्दी जल्दी इस तरह से जो है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गई। ये है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको यहां से जोड़ दीजिए, इसको यहां से जोड़ दीजिए, इस तरह से यहां पर जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या बनेगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए बेटा ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो हर एक कॉर्नर पे क्या है, इसका एटम प्रेजेंट है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसका ए हमने मान लिया, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए इस कॉर्नर पे एक एटम है, इस कॉर्नर पे एक एटम है। तो इस जो है अगर हम बात करें कि सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है तो नियर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी बेटा, दो एटम के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर दो एटम इस तरह से कॉर्नर पे है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहां पर ये डिस्टेंस क्या है बेटा, यहां पर ये से लेकर यहां तक है ना, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो यहां पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए। तो वो नियर डिस्टेंस को हम यहां पर x बोल रहे हैं तो यहां पर x की वैल्यू क्या निकल के हमारे पास आ जाएगी, ए निकल के आ जाएगी बेटा, ठीक। और रेडियस हमेशा जो है x के हाफ होता है, इस बात को ध्यान रखना। रेडियस हमेशा चाहे किसी भी यूनिट सेल की बात करें वहां पर रेडियस जो है हमेशा नियर डिस्टेंस के आधा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसके रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पर a/2। तो ये दोनों ही पॉइंट हमसे निकल के आ गए, ये वाला और ये वाला, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा हम बात कर रहे हैं बेटा दूसरी यूनिट सेल का। दूसरी यूनिट सेल हमारे पास FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जिसके कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो 8 कॉर्नर हैं उन पे तो एटम होगा ही होगा, साथ साथ उसके जो 6 फेस है उसके सेंटर में भी एटम होगा, है ना। इस तरह से जो है उसके सेंटर पे भी एटम होगा। तो इस तरह से हमारे पास फेस सेंटर बन गया, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर हम बात करें इसकी एक फेस उठा के देखें और उसका फेस हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई फेस है ना, ये किसी क्यूब का क्या है, फेस है। तो एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पर, एक एटम यहां पर। तो हम बोल रहे हैं उस क्यूब की सारी साइड क्या है, इक्वल है, एक जैसी है। तो हम बोलेंगे मान लीजिए हमने यहां पर मान लिया ABC और उसका सेंटर पे फेस, उसका ये फेस बन गया, उसके फेस के सेंटर पे भी एक एटम है। तो उस एटम हम बोलेंगे अब नियर डिस्टेंस, अब नजदीक की दूरी कौन सी दिखाई दे रही होगी दो एटम के बीच की। अगर इसको देखोगे बेटा तो ये ज्यादा है और इसको देखोगे तो ये कम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर नियर डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, x, ठीक। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस कैसे निकाले भाई, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस लगा के ये पूरी की पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस लगाया तो हमने बोला AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू है यहाँ पर A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर, BC की वैल्यू भी यहाँ पर A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। टोटल हम बात करें तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हम बोलेंगे AC स्क्वायर जो है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। हम AC की वैल्यू निकाले तो AC की वैल्यू निकल के हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट लग जाएगा इधर, तो अंडर रूट लगेगा तो यहाँ पर जो है A बाहर इस तरह से जो है रूट के बाहर A√2 यहाँ
पर AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये x की वैल्यू यहाँ पर निकाले तो x क्या हमारे पास AC का हाफ है। देखो ये AC का हाफ है ना, पूरी की पूरी AC है, ये AC का हाफ क्या है x है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वो AC की हाफ है, हम बोल रहे x इज इक्वल टू AC बाय 2। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, नियर डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगी बेटा, यहाँ पर AC की वैल्यू क्या है a√2 है, तो यहाँ पर a√2 बाय 2 आ जाएगी। और इसको अगर और भी सिंप्लीफाई करो तो और सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि हम जो है बोथ साइड जो है हम बोलेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पर a√2 अपॉन 2 की बात करते हैं, तो दोनों साइड हम जो है ऊपर नीचे दोनों साइड √2 कर देंगे, √2 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या इस मल्टीप्लाई करके कोई फायदा होने वाला है बेटा, कोई फर्क पड़ा? बच्चे सोच रहे होंगे नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है बेटा। देखो क्या फर्क पड़ेगा हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब फर्क क्या पड़ेगा, तो ये जो है ऊपर हो जाएगा क्या 2a हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। जिस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट निकल के यहाँ पर आ जाएगी a/√2। तो इतना फर्क पड़ा है ना। बच्चे बोल रहे होंगे सर जो है मैथमेटिक्स नहीं आती, सर जो है फिर भी वो होता तो उतनी वैल्यू आती। हाँ बेटा उतनी वैल्यू आती, लेकिन हमने थोड़ा इजी बना दिया इसको, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू a/√2 आ गया। हमने नियर डिस्टेंस तो निकाल दी। नियर डिस्टेंस के बाद हमें क्या निकालना था बेटा, रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस। और हमें पता है रेडियस हमेशा x के हाफ होती है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या है a/√2 है ना, a/√2 है। तो अगर इसका भी हाफ हम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यानी कि r यहाँ पर पूरा का पूरा r क्या निकल के आ जाएगा बेटा हमारे पास a/2√2 ये निकल के आ गया हमारे पास r। इज इट क्लियर? तो ये बहुत इजी है बेटा, यहाँ पर जो है रेडियस निकालना, इसकी नियर डिस्टेंस निकालना यहाँ पर भी। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, यानी कि सिंपल क्यूबिक हो गया, FCC हो गया। अब हम तीसरी यूनिट सेल की बात करते हैं बेटा, किसकी, BCC। तो BCC यूनिट सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से BCC यूनिट सेल होती है, बहुत आसान है। इस तरह से हमने एक डब्बा बनाया, दूसरा डब्बा बनाया, डब्बा जो है हमारा जो है इस तरह से जोड़ दिए डब्बों को, और हमारे यूनिट सेल जो है बहुत ही आसानी से जो है तैयार हो गया, यानी क्यूबिक यूनिट सेल इस तरह से तैयार हो गया। अब BCC का मतलब है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एक एटम इसकी बॉडी के अंदर है, यानी कि बॉडी मतलब पूरे अंदर जो है प्रेजेंट है। तो अगर हमें यहाँ पर बात करनी है, हम बोल रहे हैं सारी साइड क्या है इसकी इक्वल है, क्या है बेटा इसकी सारी साइड इक्वल है। तो अगर हम नियर डिस्टेंस की बात करें तो इस एटम की ये है नियर डिस्टेंस, यहाँ पर ये यानी कि ये x है, ठीक। अब ये x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पूरा का पूरा ये बॉडी डायगोनल निकालना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल है, मतलब एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक इस तरह से नीचे में देखना बेटा, तो ये बॉडी डायगोनल हो जाएगा पूरा का पूरा क्यूबॉइड। अगर रूम देखें तो उसका उस कॉर्नर से लेकर यहाँ नीचे तक कॉर्नर तक जो है ये पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल होगा। इस बॉडी डायगोनल को अगर हम निकालेंगे, इस बॉडी डायगोनल मान लीजिए हम क्या इसका कुछ नाम कर देते हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। तो यानी कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x यहाँ पर क्या होगा, AD का हाफ होगा बेटा। तो पहले हम AD तो निकाल दें, तो AD को निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा, ये AC निकालना पड़ेगा, ये फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा। और वो फेस डायगोनल हमने पहले निकाल दिया कि जो है वो फेस डायगोनल हमारे पास पहले आ रखा बेटा, ये वाला AC है ना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है बॉडी डायगोनल निकालने के लिए, यानी कि बॉडी डायगोनल इस डायगोनल को निकालने के लिए हमें जो है ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि फिर से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो हम फिर से पाइथागोरस लगा रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा CD का स्क्वायर, ठीक है। अब AC हमारे पास क्या है, AC की वैल्यू यह है यहाँ पर a√2, हम बात कर रहे हैं a√2, इसका क्या है स्क्वायर है बेटा, CD क्या है A उसका स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा 2a² प्लस ये a² और टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3a²। तो यानी कि हमारे पास AC² इज इक्वल टू 3a² आएगा। AC की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, यानी a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 यहाँ पर अंदर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये AC इज इक्वल टू यानी कि सॉरी AD है ना, AD हम निकाल रहे हैं, तो AD इज इक्वल टू क्या आ गया a√3, यानी कि AD की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये क्या आ गया बेटा a√3 हमारे पास आ गया। तो इस AD का हमें हाफ करना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर x निकाल रहे थे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस AD का हाफ है ना। हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू क्या AD हमारे पास क्या है a√3 इसका हाफ। तो ये यहाँ पर नियर डिस्टेंस क्या आ गई a√3/2। और अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस जो है वो x की भी हाफ होती है, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा a√3/2
2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आएगी बेटा, रेडियस आ गई, ठीक है, नियर डिस्टेंस रेडियस हमारे पास निकल के आएगी। यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये निकालना ये निकालना ये निकालना जो है आए ना आए, क्योंकि ये पेपर में तो वैसे आता नहीं है, ठीक है, कि ये निकालो यहां पर ये चीजें निकालो, ये पेपर में नहीं आता। पर आता क्या है बेटा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता, तो उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट यहां पर जो है टेबल याद रखनी पड़ेगी। तुम बस सिंपली इस टेबल को याद रखना बेटा। टेबल हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास है यानी कि यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल कि कौन सी यूनिट सेल है, दूसरा वहां पर नियर डिस्टेंस x, और तीसरा वहां पर उसकी रेडियस याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट सेल हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक। उस सिंपल क्यूबिक में x नियर डिस्टेंस क्या है a, और हमारे पास जो है रेडियस क्या है बेटा a/2। हम रेडियस की बात करेंगे यहां पर क्या है a/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल क्यूबिक। दूसरी यूनिट सेल हमारे पास यहां पर FCC है, तो यानी कि FCC। तो इस FCC के लिए अगर हम जो है नियर डिस्टेंस यानी कि x की बात करें तो x की वैल्यू क्या आई, नियर डिस्टेंस की a/√2, यहां पर आया a/√2, यहां पर हमारे पास आया a/√2। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस यहां पर आया a/√2 निकल के आया बेटा, ठीक है। और अगर BCC की बात करें तो BCC के लिए जो है नियर डिस्टेंस यानी कि हमारे पास ये x की वैल्यू क्या आई बेटा a√3/2, तो यहां पर आया हमारे पास BCC यानी तीसरी यूनिट सेल, यहां पर x की वैल्यू क्या आई a√3/2, तो यहां पर हम बोलेंगे a√3/2 निकल के आ गई। और रेडियस क्या है बेटा a√3/4, तो रेडियस हमारे पास आया a√3/4। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को डायरेक्ट याद रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, मान लीजिए उसने बोला कि एक यूनिट सेल है, उसका जो रेडियस या फिर उसका जो एटम जो है, उस यूनिट सेल का जो है मान लीजिए उस एज लेंथ जो है वो दे दिया उसने और बोला कि रेडियस निकालो। मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल जो है एक बार जेईई मेंस में जो है इसका क्वेश्चन इस तरह से आ रखा था कि यूनिट सेल है, कोई जो है यूनिट सेल है, यहां पर क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट कि कोई यूनिट सेल है और वो यूनिट सेल हमारे पास BCC है, ठीक है। उसका हमारे पास क्या दे रखा था, एज लेंथ, यानी कि एज लेंथ हमारे पास उसका दे रखा था, और वो एज लेंथ यानी कि हम बात करें उसका ए की एज लेंथ यानी साइड लेंथ ए हमारे पास दे रखा था वहां पर 134 पिकोमीटर, और बोल रखा था उसका जो है देन फाइंड रेडियस, तो इस तरह से दे रखा था। हम बोल रहे हैं BCC का रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, BCC रेडियस इज इक्वल टू हम बोलेंगे अगर इसका सॉल्यूशंस करेंगे बेटा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो है r इज इक्वल टू यहां पर क्या है a√3/4, तो हम a की वैल्यु रख देंगे। a की वैल्यू क्या है बेटा यहां पर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे r इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 134√3/4, तो इसको यहां से सॉल्व करोगे तो यहां पर इतना जो है पिकोमीटर तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पर कुछ यूनिटरी मेथड भी ध्यान रखना बेटा कि जैसे हम यहां पर बात करें कि पिकोमीटर को हम कितना माने, ठीक है, नैनोमीटर को हम कितना माने, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं तुम्हें लिखा देता हूं यहां पर ये टेबल। 1 मिलीमीटर से लेकर चलते हैं तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा मीटर में, ठीक। 1 माइक्रोमीटर लेकर चलें तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर हो जाएगा, और 1 जो है क्या चले नैनोमीटर चलें, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू अगर बात करें तो 10⁻9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रम, ये बेटा एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम को लेके चले तो यहाँ पर 10⁻10 मीटर होता है, और 1 पिकोमीटर की बात करें तो 1 पिकोमीटर उससे भी छोटा यानी कि 10⁻12 मीटर यहाँ पर निकल के आता है। तो इस बात को थोड़ा जो है यहाँ पर याद रखना, ये पैरामीटर याद रखना, जिससे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? छापिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल की। किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, पैकिंग का मतलब उसमें कितनी स्टोर करने की क्षमता है। किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो स्टोर करने की क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी उसकी। जैसे हम बात करें ये मार्कर है तो इस मार्कर की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी भाई, जितना सब्सटेंस ये स्टोर करके रख सकता है, जितनी इंक ये स्टोर करके रख सकता है, उसी इंक को हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी
बोलेंगे। एक ऐसे बोतल ले लें कि एक बोतल जो है जितना पानी उसमें पैक्ड हो सकता है वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। यानी कि एक बोतल जो है कितना पानी स्टोर कर सकती है वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी यूनिट सेल की अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम क्या बोल सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल की जो स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूनिट सेल, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ यूनिट सेल, कि उस यूनिट सेल की स्टोरेज कैपेसिटी को ही हम क्या बोल रहे हैं वहां पर पैकिंग एफिशिएंसी बोल रहे हैं। तो इस पैकिंग एफिशिएंसी का हमने जो है एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा। पैकिंग एफिशिएंसी को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली यहां पर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक, या फिर स्पेयर बोल दीजिए क्योंकि एटम भी स्पेयर जैसा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इनटू नंबर ऑफ एटम, कि वहां पर नंबर ऑफ एटम कितना है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100। तो ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा। इसी से सारी पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास निकलेगी। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अगर बोले तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब होता है। इतना तो हमें पता है, स्पेयर का वॉल्यूम ये होता है। इनटू एटम कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में, हमने पढ़ा था कितना, 1, और इनटू 100 कर दे रहे हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर क्यूब का वॉल्यूम हम बोले तो वो क्या होता है, a क्यूब, इस तरह से होता है बेटा, है ना। तो a जो है, अगर हम बात करें, हम इस a को जो है चेंज करना है बेटा इस रेडियस की टर्म में। तो हम बोल रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, अभी हमने पढ़ा था कि जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो रेडियस होता है वो a/2 होता है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम यहां पर इस a की वैल्यू रख देंगे तो किस तरह से हो जाएगा, हम बात करें यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी जो है किसकी, जो है सिंपल क्यूबिक की, क्या निकल के आएगी, हम बोलेंगे यहां पर है बेटा 4 पाई r क्यूब इंटू 1 का मतलब यही है कि इसके साथ ये पूरा का पूरा हो गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 3 इंटू a की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 2r का क्यूब, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 4 पाई r क्यूब इंटू 100 अपॉन 3। तो ये 2r का क्या हो जाएगा बेटा, 2r के हमारे पास क्या हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा, यानी कि इनटू, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 8r क्यूब हो जाएगा, है ना। और r क्यूब से r क्यूब कटा, और इस तरह से हम इसको जो है पूरा का पूरा काट सकते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा काट के जो है काटा पीटी करके बेटा जो है सिंपल हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी जो है क्या निकल के आती है इसकी, 52.4%। इस बात को ध्यान रखना बेटा, सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4 इस तरह से निकल के आती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि इसको याद रखना, याद इसलिए रखना बेटा तुम इस सब कैलकुलेशन से बच जाओगे और आंसर लास्ट में इतना ही आने वाला है। तो वहां पर जो है इसको काट पीट के जो है सिंपल इस तरह से लिख देना, आंसर यही आने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं, मैं इसको ये बोल रहा हूं डायरेक्ट याद रखने का मतलब यू है बेटा कि कभी कभी जो है हमारे पास जो है कैलकुलेशंस में गलती हो जाती है और कुछ और निकल के आ जाएगा, जबकि पैकिंग एफिशिएंसी उस सिंपल क्यूबिक की इतनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया। ऐसे हम किसके लिए निकाल सकते हैं बेटा, बीसीसी के लिए निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे हम किसके लिए निकाल सकते हैं, दूसरा हम बात कर रहे हैं बीसीसी। तो बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी की अगर बात करें तो यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इनटू नंबर ऑफ एटम कितना होता है बेटा बीसीसी में, 2 होता है, वेरी गुड, है ना, अपॉन क्या, a क्यूब की बात कर रहे हैं इंटू 100, ठीक। यहां पर एक अगर हम निकालें तो यानी r की टर्म में उस a को कन्वर्ट करें तो हमें पता है r इज इक्वल टू जो है बीसीसी में कितना होता है, हमें अभी पढ़ा था r की वैल्यू क्या होती है बीसीसी में बेटा, r की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास a√3/4, ठीक। तो अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से इस a की वैल्यू अगर निकाले तो 4r अपॉन √3 निकल के आ जाएगा। तो इस वैल्यू को जो है हम यहां पर रख रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यह आ जाएगा हमारे पास 4 पाई r क्यूब
इंटू 2 इंटू ये 100, ठीक, अपॉन ये 3 यहाँ आएगा इंटू, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4r अपॉन रूट 3, यानी कि हम बात कर रहे हैं 4r अपॉन रूट 3 का क्या करना है बेटा, इसका क्यूब करना है, और क्यूब कर रहे हैं, और फिर इस तरह से हम जो है यहाँ पर रख दी वैल्यू, और इसको काटा पीटी करोगे तो आंसर हमारे पास वही निकल के आएगा बेटा, BCC का जो है जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है 68%। तो इस तरह से जो है यहाँ पर काटा पीटी करके जो है तुम इस तरह से निकाल के जो है यहाँ पर डायरेक्टली इसको रख सकते हो। यहाँ पर जो है बेटा हमें ये डायरेक्टली याद करनी है, सारी पैकिंग एफिशिएंसी हमें याद करनी है, क्योंकि हम उस कैलकुलेशन से बचना है, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें तीसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास FCC के लिए अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालें तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC यानी कि FCC, तो अब वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी कि वही 4/3 पाई r क्यूब इंटू एटम कितना होता है, नंबर ऑफ एटम कितना होता है FCC में 4 हमने अभी पढ़ा था, इंटू 100, ठीक, इंटू a क्यूब। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या किस तरह से हो जाती है बेटा, a इज इक्वल टू, यानी कि हम r की टर्म में इसे कन्वर्ट करना है तो r इज इक्वल टू कितना होता है, FCC में r क्या होता है भाई, a/2√2। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू निकाले तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2r√2 हो जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 4πr³ इंटू 4 इंटू 100 अपॉन 3 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2r√2 का क्यूब करोगे तो हम यहाँ पर काटा पीटी करके बेटा तुम्हारा आंसर इतना ही आने वाला, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इज इक्वल टू 74%। तो इस बात को ध्यान रखना है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि सीधा पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना, तुम्हारी कैलकुलेशंस वहां पर जो है बच जाओगे तुम कैलकुलेशन से, और हम जो है बहुत जल्दी से हम अपना वहां पर टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किस में आ गया, किसी कॉम्पिटिटिव में आ गया और वहां पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए आ गया, तो हमें इस तरह से थोड़ी नहीं करना भाई, डायरेक्टली जो है याद रखनी है, तो वहां पर हम जो है चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। अब याद क्या रखना है, याद हमें क्या रखना है, एक टेबल याद रखना है बेटा। मैं हमेशा बात करता हूं टेबल से रिगार्डिंग, तो वो टेबल तुमने याद रखना है। ये टेबल में क्या रखना है याद, यहाँ पर यूनिट सेल की यूनिट सेल क्या है, ठीक, यूनिट सेल इस तरह से क्या है, दूसरी उसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, और उसमें जो है एम्प्टी स्पेस यानी कि एम्प्टी स्पेस कितना है। अब एम्प्टी स्पेस क्या होगा बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जितना उसने पैक्ड कर रखा है वो पैकिंग एफिशिएंसी, और फिर जितना खाली जगह बच गया उसी को क्या कहते हैं, उसकी एम्प्टी स्पेस। जैसे अगर हम यूनिट सेल सबसे पहले बात करते हैं, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक की जो हमारे पास क्या निकल के आया, यहाँ पर जो है इसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी क्या है 52.4%। ऐसे ही जो है दूसरी बात हम करते हैं किसकी, FCC की, तो FCC की हम यानी कि फिर BCC की बात करते हैं, तो BCC की पैकिंग एफिशिएंसी क्या निकल के आई, BCC की पैकिंग एफिशिएंसी 68% निकल के आई। ऐसे हम बात करते हैं FCC, तो FCC की जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई बेटा वो कितने हमारे पास निकल के आई 74%। तो अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं कि भाई यहां पर 74% इसकी पैक्ड वैल्यू आ गई कि भाई ये FCC जो है पैक्ड कितना है 74% है, तो ये खाली कितना होगा 100 माइनस 74 कर दो तो कितना आएगा बेटा 26% ये खाली होगा। ऐसे अगर हम बात करें कि यहां पर BCC का जो पैक्ड स्पेस है यानी कि जितना वो पैक्ड हो रखा वो 68 है, तो खाली यानी एम्प्टी क्या हो जाएगा 32% उसका जो है खाली हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें बेटा 52.4 जो है किसका सिंपल क्यूबिक का पैक्ड एफिशिएंसी है, तो खाली कितना हो जाएगा बेटा, खाली यहां पर हो जाएगा 47.6%। हाँ, तो इस तरह से हमारे पास जो है इसकी एम्प्टी स्पेस भी निकल के आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना जो एम्प्टी स्पेस है। इस तरह से क्वेश्चन जो है नीट में आ रखा था बेटा, प्रीवियस ईयर नीट अगर देखोगे, है ना, तो नीट में ये क्वेश्चंस इस तरह से यहां पर निकल के आ रखा था कि भाई एम्प्टी स्पेस बताओ किसकी, BCC के लिए एम्प्टी स्पेस बताओ, तो BCC का एम्प्टी स्पेस कितना है 32। बच्चे सोचते हैं भाई पैकिंग एफिशिएंसी तो बता दिया, एम्प्टी स्पेस किसी सर ने बताया नहीं, सही बता दिया बेटा, हमने
खाली स्पेस कितना है। ठीक है, इज इट क्लियर? आया समझ में? छापिए बेटा, ये नोट्स ऐसे ही है बेटा जैसे तुम्हें कोटा में मिलते हैं। ठीक है, कोटा जाने की जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूं यहाँ पर बहुत आसान वे में। वहां पर जो है जाओगे, रहोगे 1 साल 2 साल, अपना जो है 5-6 लाख रुपए फूक के आओगे। तो वही नोट्स मैं तुम्हें जो बहुत आसान वे में तुम्हें दे रहा हूं, तो ये उनको जो है अच्छे से छापना बेटा इसी वे में। ठीक है ना, देखना कैसे क्वेश्चन लगेंगे। चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं बेटा, बहुत आसान यहाँ पर केमिस्ट्री बन जाती है। और केमिस्ट्री इतनी आसान बनती है बेटा, जो कोई भी है जो समझता है कि केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल जीरो है, तो वो जीरो से लेकर हीरो बन जाता है बेटा। यहाँ पर बस पढ़ना क्या है, मेरे नोट्स पढ़ने बेटा, इसको विधिवत ढंग से पढ़ना है। 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 10 बार इन्हीं को पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी लगाओ, मैं बोलता हूं कि नोट्स जो है यहीं से पढ़ने हैं, केवल मेरे ही नोट्स पढ़ने हैं। क्वेश्चन तुम कहीं से भी लगा सकते हो बेटा। ठीक है ना, तो क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, जैसे जो है यानी कि अगर हम क्या होते हैं, कभी भी तैयारी करने के लिए क्या करते हैं, बुक्स ढूंढते हैं, इधर उधर से बुक्स ढूंढते हैं, उनके नोट्स पढ़े, एक बुक के नोट्स खत्म करके दूसरी बुक पे जाते हो। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा। मैं ये बोलता हूं जितना तुम 10 बुक पढ़ रहे हो, 10 बार 10 बुक पढ़ रहे हो, उतना एक ही बार एक बुक, यानी कि एक ही बार जो है एक यहां पर जो है एक ही नोट्स को मेरे जो है 10 बार पढ़ोगे तो तुम्हारा सारी चीजें कंफर्मली जो है क्लियर होगी। तो मैं बोल रहा हूं नोट्स केवल मेरा ही पढ़ना है। क्वेश्चन चाहे तुम आईआईटी का लगाओ, क्वेश्चन चाहे तुम नीट का लगाओ, क्वेश्चन चाहे तुम बोर्ड एग्जाम का लगाओ, चुटकी बजा के होगा काम। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, छापिए। ऐसा है जैसे लड्डू, छापो बेटा।